सबसे पहले यासिर साहब आपका स्वागत है हमारे हम एंटरटेनमेंट के ये नए प्रोग्राम जिसका नाम रूबरू है। ज़रा आप बताएंगे भाईजान कि आज जो यासिर हैदर जिसे हम जानते हैं, जिसे यूथ आइकॉन कलकत्ते में पूरे बंगाल में कहा जाता है, आखिर इसके पीछे जर्नी जो आपकी कहाँ से शुरू हुई है, आपकी सच्चाई लोगों तक मैं लाना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से। सो व्हाट्स योर जर्नी एंड योर लाइफ बिहाइंड व्हाट यू आर लिविंग राइट नाउ। सबसे आगे नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सभी हमारे जितने भी पश्चिम बंगाल में हमारी सीनियर्स हैं, हमारी माँ बहनें हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, सभी को बहुत बहुत नया साल का शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आज हम फाउंडेशन की तरफ से जो आप लोग यहाँ पे आए हमारे ऑफिस में, तो आप लोग को भी नया साल का काफ़ी शुभेच्छा और बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, यासिर हैदर हमेशा से एक नॉर्मल इंसान था और हमेशा से रहेगा। हम बिग बगान में बड़े हुए हैं, पैदा हुए हैं, कलकत्ता से हैं, और ऐसा कुछ खास नहीं है मेरे अंदर जो ऐसा कुछ अजूबा चीज़ या ऐसा कुछ, क्योंकि जैसा एक इंसान है वैसा हम भी एक नॉर्मल इंसान की तरह हैं। छोटे से हम बड़े हुए, हमारी दादी ने हमें बड़ा किया है। मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था बहुत ही छोटे उम्र से, और हमारे अब्बा वो बाहर चले गए हैं शिफ्ट होके, तो हम अपनी दादी के थ्रू से ही, हमारी दादी ने हमारा परवरिश किया, उन्होंने हमें बड़ा किया, तालीम दिया, अच्छा इंसान बनाने का इल्म दिया। तो सच बात बोले तो ऐसा कुछ अलग सा मेरे अंदर नहीं है जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर नहीं था। जब हम स्कूल में थे, हमारे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स और चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो बोलते हैं, वो अभी भी हम लोग एक साथ हैं। और छोटे में हम रास्ता में जैसा क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, वैसे ही छोटे से ही मेरे अंदर में था एक सोशल जो सर्विस होता है। अगर कभी किसी को ठंडा लगता है आपके विंटर्स में, तो हम लोग दोस्त लोग पैसा इकट्ठा करके हम लोग उसको कंबल या चादर देने का एक हेल्प करते थे। तब तो उतना पैसा वैसा, हम लोग कुछ जॉब नहीं करते थे या हम लोग कहीं सर्विस नहीं करते थे, तो तब पैसा का भी एक क्रंच था। मगर जितना भी हो सका हम लोग दोस्त लोग मिलके किसी को हेल्प करना, या कोई गरीब हो या कोई रिक्शा वाला हो या कोई बेसहारा कोई आदमी रास्ते में दिखा, उसको कोई नीडी कुछ हेल्प का ज़रूरत हो, तो वी वर ऑलवेज देयर, एंड आई वाज ऑलवेज देयर टू हेल्प द पुअर पीपल एज मच इन द कैपेसिटी ऑफ माइंड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो उसी दौरान चलते चलते क्लास 10 बोर्ड्स एग्ज़ाम पास किए, फिर क्लास 12 हम पास हुआ, हम फिर उसके बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। तो हमारे फैमिली बिजनेस है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का, तो हम फिर अपने चाचा के साथ इवेंट मैनेजमेंट में हम शामिल हो गए। उसके बाद इवेंट्स करते रहे, बहुत सालों तक इवेंट्स किए, बहुत जगह इवेंट्स के माध्यम से बड़े बड़े फिल्म स्टार से मुलाकात हुआ। जैसा इवेंट्स रिलेटेड होता है, कॉर्पोरेट होता है आपका, या जितना भी हमारा अब्रॉड में शोज़ हुआ है, तो सब एक बहुत अच्छा मौका मिला। एक यंग एज में एक बहुत अच्छा एक इंटरेक्शन, एक एक्सपीरियंस मिला। तो मार्केटिंग, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, नए लोगों से रिलेशन बनाना, तो ये हमेशा से मैंने जो इवेंट मैनेजमेंट बैकग्राउंड से ही, जैसा मैंने बोला मैं था, तो ऑब्वियसली एक पीआर बोलिए या पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग, तो वो एक बैकग्राउंड से मैं था। उसके बाद फिर 2010 में हमारा शादी हुआ, तो हमारा लव मैरिज था, और फिर हम लोग का शादी हुआ। उसके बाद तब भी मैं इवेंट मैनेजमेंट और पॉलिटिक्स में कभी मुझे पॉलिटिक्स का भी नहीं पता था कि पॉलिटिक्स क्या होता है, एक काउंसलर क्या होता है, एमएलए क्या होता है, वो दूर का बात, भी पॉलिटिक्स का पता नहीं था। तो उसके हैज़े से वॉट एवर इज़ इन योर डेस्टिनी, जो आपके किस्मत में लिखा है वो हो नहीं है। तो फिर जहाँ मेरा शादी हुआ, हमारे फादर इन लॉ मेयर ऑफ कलकत्ता अभी वो हुए हैं। अभी तृणमूल कांग्रेस आने के बाद, पश्चिम बंगाल सरकार आने के बाद, उन्होंने ऑनरेबल मिनिस्टर उन्हें बनाया गया। तो जब हमारा शादी हुआ था तो वो एक काउंसलर थे, और तब हमें कुछ पता भी नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं था। हम अपने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ मशरूफ़ रहते थे, बिज़ी थे, वही काम वाम करते थे। तो कभी कभी जब हमारा सैटरडे संडे छुट्टी होता था, तो शादी के बाद हम ऐसे ही उनके साथ खुद ही हम, जैसा वो उनको देख के और भी एक चीज़ अच्छा लगा कि वो इतना
इतने जब से मैंने उनको जाना है कि वो आदमी के जनाब फ़िरहाद हकीम साहब आदमी के साथ हमेशा वो रहते थे। हाँ, आदमी का जो मदद जो करना चाहिए या आदमी के पास रहना के मदद करना चाहिए, वो मैंने उनसे सीखा। तो डेफिनेटली ही वाज अ वेरी बिग इम्पैक्ट इन माय लाइफ ड्यूरिंग माय पॉलिटिकल जर्नी। और मैं सच्ची दिल से अगर मैं बोलूँ तो ही इज़ माय रोल मॉडल। उनको देख के मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और अभी भी सीखने का कोशिश कर रहा हूँ कि उनके तरह मैं बन पाऊँ, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है, उनके मुंह में कभी भी ना बोल के कोई चीज़ नहीं है। हमेशा लोगों के साथ मिलना, मिलनसार, हमेशा एक हंसी मुंह में, जितना भी वो टायर्ड हो, जितने भी वो थकान में हैं, मगर लोगों के साथ हमेशा से वो एक हंसी मुंह में, और कभी भी उनको मैं ना किसी को बोलते हुए नहीं सुना। तो आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम, ही इज़ माई आइडल। सो वैसे ही उनके साथ मैं कभी सैटरडे संडे जब हमारा ऑफ होता था तो उनके साथ कभी मैं मीटिंग में चला गया या कभी कोई सोशल प्रोग्राम में चला गया। तो वही करते करते वहीं से मेरा जर्नी शुरू हुआ पॉलिटिकल। तभी मुझे नहीं पता था कि ये पॉलिटिकल करियर मेरा वैसे शुरू हुआ। मैं आई वॉज गोइंग विद द फ्लो, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। तो फिर वहाँ से जाके फिर आस्ते आस्ते अब हमारे वार्ड में, मैं चेतला में रहता हूँ, तो वहाँ पे अब वो तो ऐसे ही इतने मशरूफ़, और जनाब फ़िरहाद हकीम साहब, उनका भी इतना पूरा दायित्व है, उनका इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो छोटा छोटा जैसे कि कुछ काम होता है, जैसे कि किसी का इंतकाल हो गया, किसी को कोई बीमार है तो हॉस्पिटल में या शमशान में, या किसी का इंतकाल होने से कब्रिस्तान में, तो ये सब मैं छोटा छोटा जैसा सोशल सर्विस वैसा मैं करने का कोशिश किया। तो वैसे ही करते करते आस्ते आस्ते फिर तब भी मुझे पता नहीं चला मैं कौन से दिशा में जा रहा हूँ। आस्ते आस्ते रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ता गया और लोगों का विश्वास मेरे ऊपर और आने लगा। तो वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे बोलते हैं, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है तो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जैसा एक सेइंग है। तो सच्ची में तो वैसे ही मेरा भी जर्नी वैसे ही शुरू हुआ। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आज जो मैं इस पोजीशन में हूँ या इस मकाम में हूँ, मैं जो 10 साल आगे था वही यासिर वो 10 साल बाद भी वैसे ही है। मगर हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़े हैं। लोगों ने बहुत ही अपनाया है, अपनापन दिया है, बहुत ही नवाजा है हमें दुआ से, और बहुत ही उन लोग का प्यार हमें मिला है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं अल्लाह पाक के पास, ईश्वर के पास, कि इतना हमें लोगों ने अपनाया, नवाजा है। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम पूरे पश्चिम बंगाल के, हमारी सीनियर्स जो हैं, हमारी माँ बहनें, हमारे साथी, सबको मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि आप लोग ने यासिर हैदर को अपनाया है। नॉट हैज़ बॉबी हकीम के सन इन लॉ, मगर यासिर हैदर एज एन इंडिविजुअल अपने वैसे उन्होंने अब मुझे जो अपनाया है। सो ऑल इन ऑल आपका कहने का मकसद ये था कि यू हैड अ वेरी नॉर्मल लाइफ, जैसे कि आम लोग यहाँ पे जीते हैं, एंड यू आर रियली प्राउड ऑफ इट, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ यू हैड। और साथ ही साथ जैसे आपने बताया कि आप इवेंट मैनेजमेंट जैसे बिजनेस में बहुत पहले से जुड़ चुके थे। सो इवेंट मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट हैंडलिंग न्यू पीपल एंड हैंडलिंग पीपल अराउंड यू। तो आपका ये हमेशा से फोटो रहा है कि आप लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन पसंद करते हैं, और साथ ही साथ सोने पे सुहागा ये हो गया कि आपकी शादी ऐसे घर में हुई जहाँ पे पहले से ही एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड बना हुआ था। तो आपको शौक भी था लोगों से मिलने का, और साथ ही साथ आपको एज एन इंस्पिरेशन, एज एन आइडल आपके ससुर साहब आपको मिले। तो इससे ये जर्नी शुरू हो गया, वरना आपका कहना है का मतलब ये निकलता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप पॉलिटिक्स कभी ज्वाइन करेंगे। यकीन मानिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब मेरा शादी हुआ 2010 में, मुझे पॉलिटिक्स का भी नहीं पता था कि वो क्या होता है। मगर एज आई सेड कि अगर अल्लाह ताला कुछ सोचें आपके बारे में, या जो आपकी किस्मत में लिखा है, जो डेस्टिनी में जो आपका लिखा रहता है, वॉट एवर इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, जो ऊपर से वो हो के आता है, तो यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी। सो वही फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ इल्म भी नहीं था और मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँगा और मुझे एक पोस्ट मिलेगा, और ये सब कुछ कोई प्लान ही नहीं था। मेरा था कि हमारा फैमिली बिजनेस है, मैं फैमिली बिजनेस में रहूँगा, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है हमारा, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता। वो तो शायद आज भी चलता है आपका। हाँ, वो अभी भी, हम अभी कोविड के लिए लास्ट सभी बिजनेस बहुत हिट किया है, तो हमारा बिजनेस भी हिट किया है। मगर इंशाल्लाह ताला फिर से अब सब हम लोग नॉर्मल लाइफ में फिर से हम लोग जा रहे हैं। वैक्सीन भी आ गया है, तो
इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी फिर से एवरीबडी विल बी इन अ नॉर्मल लाइफ एंड विल ऑल बी बैक इन ट्रैक आगे की तरह। बहुत अच्छा लगा ये जान करके। अच्छा यासिर साहब, आप तो इस चीज़ में आपकी कोई दो राय नहीं होगी कि कलकत्ते की और साथ ही साथ बंगाल की युवा आपको बहुत प्यार करती है, बहुत इज्जत करती है, आपको एज ए यूथ आइकन वो मानते हैं। और हाल ही में हमने देखा कि हमारे दीदी ममता बनर्जी के नेतृत्व में जनाब पीके यानी कि प्रशांत किशोर साहब के जरिए एक नई मुहिम बंगाल में चालू की गई है जिसे यूथ इन पॉलिटिक्स कहा जाता है, जिसके ज़रिए हर एक लोकेलिटी में, हर एक ज़िले में एक ट्रेनिंग कैंप बनाया जा रहा है जहां यूथ को पॉलिटिक्स का सही माने, सही तरीका समझाया जाए ताकि फ्यूचर में हमें अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी पॉलिटिकल पर्सनालिटी मिले। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे आगे पॉलिटिक्स क्या है, ये हम घर में बैठ के या हम ऑफिस में बैठ के या हम एक कॉर्पोरेट ऑफिस बड़ा खोल दिए वहाँ पे नहीं कर सकते पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का जो मतलब होता है कि आप अपने पारा में बैठ के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, रॉक में बैठ के अड्डा मार रहे हैं या क्लब के साथ संगठन आप कर रहे हैं। मैं लोगों के साथ मिलना, हम जितना लोगों के साथ मिलेंगे उतना हमारा परिचय बढ़ेगा, उतना हमें सोशली रिकग्नाइजेशन मिलेगा। और ये पॉलिटिक्स, हम जो मेरा पर्सनल व्यू है, हम पॉलिटिक्स में हैं आज या कल नहीं रहे, आज हम इस पार्टी के साथ है, कल हम कोई और पार्टी के साथ है, वो मेरा सेकेंडरी है। मगर हम सोशल काम बचपन से करते आए हैं, अभी भी करते हैं और हमें सारा ज़िंदगी फ़ख्र से बोल सकते हैं कि हम सोशल सर्विस। यासिर हैदर इज़ नॉट नोन एज अ पॉलिटिशियन फर्स्ट, ही इज़ नोन एज अ सोशल सर्विस एक्टिविस्ट फर्स्ट, देन कम्स पॉलिटिशियन XYZ। ये हम हमेशा मानते हैं क्योंकि हमें छोटे से सिखाया गया है, हमारी दादी ने सिखाया है कि अगर आप लोगों का सेवा करिएगा, अल्लाह पाक आपको और अच्छा ज़रिया दिखाएंगे, अच्छा सही रास्ता दिखाएंगे। और अगर आप दिल से अगर लोगों का सेवा करिएगा, सोशल सर्विस करिएगा, कितने लोग हमारे जो है उन लोग ऑफ नीडी पीपल, उन लोग का अगर आप जितना कैपेसिटी आपके पास है, जैसा मेरा सबका एक लिमिटेशंस होता है, मेरा भी एक लिमिटेशन है, उसके अंदर ही मैं जितना कोशिश करूँगा लोगों का हेल्प करने का, उन लोग का जो प्रॉब्लम है उन लोग को सुन के जितना हो सकता है वो हेल्प करने का मैं हमेशा से कोशिश करता आया हूँ और वो हमेशा से वो बरकरार रहेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके मेरे बलबूते पे मैं वो कर रहा हूँ। मगर हाँ, एक चीज़ है कि उसके साथ ही साथ पॉलिटिक्स भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या सोशल सर्विस कर रहे हैं, आपको एक स्टैम्प चाहिए होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट या कोई पॉलिटिकल पार्टी से, जो आपको एक इम्पोर्टेंस देता है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस पार्टी से, XYZ पार्टी से हैं, आप ये एक पोस्ट में हैं, तो आपको वो अहमियत मिलता है। और आप जहाँ एक नॉर्मल इंसान अगर 10 आदमी का हेल्प करता है, अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन से हो या एक संगठन से हो, वो 10 के जगह एक दिन में 100 आदमी का काम कर सकता है। तो एक डेफिनेटली ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन से या कोई हम पार्टी के साथ जुड़ते हैं, हम एसोसिएटेड है, तो हमको काम करने का और भी अच्छा से ज़रिया मिल सकता है और लोगों का हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम सेवा कर सकते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, मेडिकल हो या कुछ आपका डेली जो पानी का प्रॉब्लम, घर का बाथरूम का प्रॉब्लम या ड्रेन का प्रॉब्लम, जो एक स्टैम्प जो होता है ना मिलता है, तो उसके कारण हम अच्छा से और भी लोगों का कर सकते हैं। और हाँ, अभी जो हमारे वेस्ट बंगाल में प्रशांत किशोर जी आए हैं, वो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो हेल्प करें पूरे यूथ का जो संगठन है, नॉट ओनली यूथ, जो सीनियर्स मेंबर्स है तृणमूल कांग्रेस में, उन लोगों को भी लेके एक संगठन और भी स्ट्रांग हो और भी कैसा स्ट्रैटेजिक वो प्लानिंग, वो पूरा कोशिश करें। और हम उनको और उनकी पूरी टीम को बेस्ट विशेस देना चाहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा काम करे और बहुत ही हमारा बंगाल को और हमारे जो तृणमूल कांग्रेस जो दल है उनको, उनके लिए और भी सफलता, उन्हें कामयाबी के लिए हम उनको ऑल द बेस्ट जनाना चाहते हैं। यासिर साहब, जैसे आपने देखा कि एटलीस्ट हम लोगों की उम्र में, हमारे एज में 2020 हमारी ज़िंदगी का सबसे गंदा साल रहा। शुरुआत से लेते हैं
जनवरी, फरवरी, मार्च पूरे हिंदुस्तान में एक ही नारा गूंजता रहा, आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। एनआरसी से आज़ादी, सीएए से आज़ादी, बीजेपी से आज़ादी। उसके बाद कोरोना आ गया। कोविड के वजह से हमने लाखों भाई बहनों को खोया। पूरे देश में लॉकडाउन आ गया और लॉकडाउन ख़त्म ही हुआ था, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो ही रहा था। उसके बाद ये फार्म बिल्स आ गए। तो 2020 और 2020 को इतनी बेहतरीन बनाने में हमारे गवर्नमेंट का जो योगदान रहा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक चीज़ भूल गए, इसके बीच में सुपर साइक्लोन आम्फान भी आया था। जी जी, ज़रूर 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 ज़रूर। तो मैं एनआरसी और सीए से शुरू करता हूँ। ये जो एनआरसी और सीए का जो बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लागू किया सडनली, तो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अगर हम इस देश के नागरिक हैं, हम बोलिए हमारे आगे हमारे अब्बा हुजूर थे या हमारे दादा थे, हमारे दादा के दादा परदादा, तो उन लोग तो सब तो इंडिया से ही हैं। तो अब यहाँ अब कोई अगर हमको बोलता है कि हमारे परदादा का सर्टिफिकेट दिखाओ, तो वो हम कहाँ से दिखाएंगे? वो तो ऐसा कोई भी नहीं दिखा पाएगा, हम वो गारंटी से बोल सकते हैं। मगर ये जो एनआरसी सीए का जो ये मसला था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, अब वो लोग हाई लेवल में हैं, उन लोग का अपना क्या मानना है। एवरी आइडियोलॉजी इज़ डिफरेंट आइडियोलॉजी फ्रॉम इंडिविजुअल। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एनआरसी का सीए का सब बहुत जगह आंदोलन हुआ, बहुत जगह हम लोग ने प्रोटेस्ट किया। और एक चीज़ बहुत अच्छा मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, जो भी आंदोलन शुरू होता है वो हमारे पश्चिम बंगाल से शुरू होता है, और वो पश्चिम बंगाल की नेत्री माननीय सीएम ममता बनर्जी जी के तरफ से वो आंदोलन, हमेशा इंडिया में जो भी आंदोलन, जो भी आवाज़ उठाया, वो सबसे आगे ममता बनर्जी ने उठाया है। तो बहुत ही फ़ख्र और बहुत ही प्राउड फील होता है कि हमारी जो नेत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने हमेशा से ये आंदोलन का प्रोटेस्ट किया, और अभी भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मरते दम तक ये करेंगे। और सेकेंड चीज़, आपका 2020 का जो कोविड का जो सिचुएशन था, तो सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद हूँ कि मैं खुद कोविड-19 का शिकार हुआ था। मैं 19 डेज़ हॉस्पिटल में था। वहाँ से हॉस्पिटल से मैं एक वीडियो भी शेयर किया था, वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ, सब ने देखा, और सबका दुआ के लिए मैं आज यहाँ फिर से बैठा हूँ, आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, ज़िंदा हूँ। क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूँ कि एक वक्त के बाद दवा काम नहीं आता है, मगर इंसान का दुआ काम आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ना आज तक मैं किसी का कुछ ख़राब भी किया हूँ, ना कभी करूँगा, ये कभी भी मैं नहीं चाहता हूँ। और सबके साथ मेरा, सब बड़े बोलिए, छोटे बोलिए, हमारे उम्र के लोगों को बोलिए, सबके साथ मेरा हमेशा से एक रिस्पेक्ट, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिलेशन रहा है। कि हमारी दादी ने सिखाया है हमें कि अगर आप किसी को इज़्ज़त दीजिएगा, वो इज़्ज़त आपको वापस मिलेगा। तो अगर हम किसी को, कोई भी वो, एक अरबपति या लखपति हो या एक गरीब सा एक रिक्शा वाला हो या एक ठेला वाला हो या कोई भी हो, अगर इंसान को आप इज़्ज़त दीजिएगा, वो रिस्पेक्ट आपको इंसान ही वो वापस देता है। तो हमेशा से ये मेरे अंदर से ये है कि मैं हमेशा से सबको इज़्ज़त देता हूँ, सबके साथ मेरा रिलेशन सबके साथ अच्छा है। और ये रिलेशन ही एक चीज़ होता है कि वो ज़िंदगी में आदमी को बहुत ऊपर लेके जाता है। क्योंकि आज देखिए, एक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी अभी जो पावर में है, 5 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, 15 साल बाद वो कोई और चेंज होगा। मगर क्या होता है कि ये चेयर परमानेंट है, मगर फेस कीप्स चेंजिंग। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हम लोगों का इज्जत करके, हमें लोगों ने इतना सहारा है, इतना नवाजा है, इतना प्यार किया है, तो आज हम ये पोजीशन में हैं। क्योंकि ये इज़्ज़त हम एक दिन में नहीं कमाए, सालों लगता है ये इज़्ज़त कमाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि सब जगह जहाँ भी जाते हैं लोगों का इतना प्यार, इतना अपनापन देखने को मिलता है। तो बहुत ही, यही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है कि हम, कोई पावर हो या कोई टिकट हो, अभी जो जो चल रहा है सिचुएशन कि टिकट के बारे में, एमएलए टिकट या जो भी फलाना जो र्यूमर्स चल रहा है, या पावर, ये हमको लगता है कि पावर इज़ नेवर परमानेंट, इट इज़ टेम्पररी। माई रिलेशनशिप विथ everyone is a lifelong gift which you can cherish all your life। ये हमेशा मैं मानता हूँ, और ये हमेशा से मैं मानता रहूँगा कि आपका रिलेशन
इंसान के साथ वही आपको सबसे आगे लेके जाता है और वही आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और उसके बाद देखिए फिर आम्फान आया। आम्फान में तो कितना डिज़ास्टर हुआ, उसके बाद मैं कुछ क्या बताऊँ आप लोगों की, इतने जगह मैं खुद ही आम्फान के समय सुंदरबन गया, जौड़खाली गया, उसके बाद 24 परगनास में बहुत जगह गया। एक एक जगह जहाँ मैं इंटीरियर में गया तो इतना देख के मुझे ख़राब लगा कि 2 दिन 3 दिन से वहाँ लोगों को खाने का नसीब नहीं हुआ। वो जो नमक पानी होता है नदी का, वो पी के उन लोग बचे हुए थे। तो जब मैं जाके उन लोगों के पास खाना लेके गया, कपड़ा लेके गया, जो होता है जो सेफ्टी मेजर, जो सेफ्टी एड्स उन लोगों के पास मैं लेके गया, तो वही जो लोग इतना अपनापन और इतना दुआ दिए हैं, आज लगता है कि मैं इसीलिए ज़िंदा हूँ। क्योंकि जब कोविड हुआ था मुझे, मैं 3 दिन आईसीयू में था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मेरी वाइफ को, हमारी मदर इन लॉ को, हमारी फैमिली को, कि ये कुछ भी 72 आवर्स में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग दुआ करिए और हम लोग यहाँ से मेडिसिन या हम लोग मेडिकली हम लोग यहाँ देख के उनको जो जल्द से जल्द जो हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि दवा काम नहीं आता मगर इंसान का दुआ काम आता है। तो आज उन लोग के दुआ के लिए परवरदिगार और अल्लाह पाक का दुआ के लिए उन्होंने चाहा हम फिर से आके फील्ड में उतरे, लोगों का सेवा करें, लोगों के पास रहे खड़े हमेशा और प्रोटेस्ट करें, कुछ गलत काम जो होता है उसका हम खिलाफ बात करें। तो फिर हम लोग के साथ, और यही मेरा सबसे, हमको इसी में हमको बहुत सुकून मिलता है, इसी में हमको बहुत एक सेटिस्फैक्शन जो बोलते हैं वो मिलता है कि लोगों का जब हम बीच में उन लोगों का सेवा कर रहे हैं, उन लोग के साथ हम काम कर रहे हैं और उन लोग ने मुझे जो इतना अपनापन और सहारा है, तो वही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। और हमेशा हम बोलते हैं कि मेरा फैमिली है और जो लोग हमारे साथ है वो मेरा एक्सटेंडेड फैमिली है, और वो हमेशा मेरा एक्सटेंडेड फैमिली से इतना प्यार और मोहब्बत हमेशा से मिलते आया है, और इसके लिए हम अल्लाह पाक और ऊपर वाले से बहुत शुक्रगुजार हैं। और सर आखिरी में 2020 के आखिर में जो एक दूसरा तूफान आया जिसका नाम था फार्म बिल्स, उसके बारे में आपकी क्या है? देखिए फार्म बिल जो अभी भी चल रहा है, बहुत ही ख़राब लग रहा है कि इतने जो हमारे एग्रीकल्चर इज़ द बिगेस्ट इकोनॉमी इन आवर कंट्री, दो वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट स्टिल जो फार्मर्स का जो एक रोल होता है हमारे देश में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर फार्मर्स नहीं होते तो उन हमारे घरों में जो अनाज बोली जो हम लोग रोज़ खाते हैं, हम लोग वो भी हम लोग को नहीं मिलता। तो ये जो फार्मर्स बिल्स है, हम उनके साथ हैं, उनके सपोर्ट में हैं, और जो भी हो सके हम गुजारिश करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे सेंट्रल में जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन लोग एक सल्यूशन में आके, एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में आके जो ये और फ्लेयर अप नहीं हो जाए। क्योंकि अभी विदेश से भी, फॉरेन कंट्री से भी जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ हैं उन लोग भी ट्वीट कर रहे हैं, और अभी जस्ट हाल फिलहाल 3-4 दिन आगे बहुत बड़ा ट्विटर में तू मैं हुआ। तो ये चीज़ करने से हमारा जो देश है, भारतवर्ष है, हमारा इंडिया का नाम खराब होता है, और ये हरगिज़ हम नहीं चाहेंगे कि हमारा देश का नाम खराब हो पूरे दुनिया के सामने। तो हम यही बोलना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबके साथ बैठ के, जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे गवर्नमेंट के जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो और फार्मर्स लोग बैठ के एक साथ म्यूचुअली एक सल्यूशन में आए जो हमारे देश के लिए बेहतर हो और देश का तरक्की और डेवलपमेंट के तरफ जाए। अब आते हैं यासिर भाई उस मुद्दे में जिस मुद्दे के बारे में सारा देश की नज़र है। ये बात मैं कर रहा हूँ आने वाले चंद महीने के बाद जो आने वाली है इलेक्शन 2K21 का। जिस तरीके से आप जुड़े हुए हैं पॉलिटिक्स के साथ, ठीक उसी तरीके से बंगाल का हर एक व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबको अपने देश की, अपनी बंगाल की फिक्र है। पहले हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने कोशिश किया था कि महागठबंधन हो, जो सफल होते होते रुक गया। क्या हम सोच करके हमारे पब्लिक को ये बता सकते हैं कि कैन वी एक्सपेक्ट दिस महागठबंधन फॉर दिस इलेक्शन?
क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कांग्रेस ने तो सीपीआईएम के साथ अपना जोड़ बहुत अच्छा कर लिया है, बीजेपी और कांग्रेस का जोड़ कम था, क्या अब एमआईएम भी बंगाल की पॉलिटिक्स में आना चाह रहा है, इनफैक्ट उन्होंने एंट्री कर भी लिया है। तो ये सिनारियो को देखते हुए 2021 में जो इलेक्शन होने वाला है, इसमें आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रेडिक्शंस है, प्लीज़ हमारे पब्लिक को बताइए। देखिए, सबसे आगे जब तृणमूल कांग्रेस क्षमता में आए, 34 इयर्स आगे सीपीएम पावर में थे, तो उनको हरा के तृणमूल कांग्रेस पावर में आए। 10 साल कंप्लीट हुआ तृणमूल कांग्रेस का 2 टर्म, और इस 2 टर्म में आप देखिएगा पूरे पश्चिम बंगाल के हमारे जितने भी सब हैं यहाँ पे, हमारे बुजुर्ग बोलिए, हमारे जो सिटीजन्स हैं हमारे पश्चिम बंगाल में जो रहते हैं, सब आप इंफ्रास्ट्रक्चर से बोल के ये रोड्स, लाइटिंग, एग्रीकल्चर, तृणमूल कांग्रेस का सरकार बहुत ज़्यादा काम किए हैं। और मैं इसलिए नहीं बोलूँ कि मैं तृणमूल कांग्रेस के साथ था या हूँ, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये सब कोई पूछते हैं कि आप आजकल कोई पार्टी प्रोग्राम में नहीं दिखते हैं या आप कोई तृणमूल कांग्रेस का रैली में नहीं आते हैं, तो उस क्वेश्चन में भी मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। मगर हाँ, 2021 का जो इलेक्शन है वेस्ट बंगाल में, पूरा इंडिया का नज़र বেঙ্গল में है। যেমনি আমরা বাংলায় বলি, বাংলা পশ্চিমবাংলা এখন আছে পুরো ভারতবর্ষের পাখির চোখ। तो पूरा बंगाल में कुछ भी छोटा सा चीज़ होता है वो पूरा नेशनल मीडिया में वो कवर हो जाता है। और अभी मीडिया का देखिए तो बहुत ही बड़ा रोल है, और जो सेंट्रल में रहता है उसका तो एक दबदबा तो रहता ही है पूरे देश में कि जो सेंट्रल में है वो स्टेट में भी पावर में हो। मगर एक चीज़ मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि हमारे पश्चिम बंगाल के जितने भी जनता हैं, जितने भी लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एडुकेटेड, मोस्ट ऑफ देम आर वेल नॉलेजेबल। तो अगर आपको वोट किसी को देना है, वो काम देख के वोट दीजिए। एक एक वोट आपका बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही कीमती है आपका ये वोट। तो अगर तृणमूल कांग्रेस से आप खुश हैं तो तृणमूल कांग्रेस को दीजिए। अगर आप और कोई तृणमूल कांग्रेस से आप खुश नहीं हैं तो फिर वो आपका नज़रिया है, आप किसको देना चाहते नहीं देना चाहते, मगर अपना वोट आप प्लीज़ दीजिए। अपना वोट को वेस्ट मत करिए, क्योंकि हमारा जो एक एक वोट होता है, इट इज़ वेरी प्रेशियस फॉर अ गवर्नमेंट टू कम इन अ न्यू पोजीशन, इन अ न्यू एटमॉस्फेयर, इन अ न्यू प्रोस्पेक्टिव हम जो देख सकते हैं। तो सच्ची हम ये सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना वोट आप वेस्ट मत करें, और जो आपको सही लगे, जिसको आपको सही लगे, जो सी इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव द राइट्स टू से वी हैव द राइट्स टू स्पीक आवर माइंड, वी हैव द राइट्स टू से व्हाट वी फील अबाउट एवरीथिंग। और कुछ चीज़ ऐसा होते हैं कि ये हम इंडिविजुअल है, हमको क्या खाना है, हमको क्या पहनना है, हमें कहाँ जाना है, किससे बात करना है, हम मस्जिद में जाए या मंदिर में जाए या चर्च में जाए या गुरुद्वारा में जाए, ये हमारा इंडिविजुअल अपना पहचान है। तो हम ये इसमें कभी रोक टोक नहीं आना चाहिए। और अभी जो राजनीति चल रहा है, अभी 2021 का भी इलेक्शन का डेट्स या नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, कुछ दिनों में आ जाएगा। मगर अभी जो राजनीति चल रहा है, बहुत ही, मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत दुख से बोलना है, बहुत गंदगी चल रहा है सब जगह। यहाँ एक है पार्टी जो राम का नाम को बदनाम कर रहा है, एक पार्टी जो मुस्लिम कार्ड में खेल रहा है। ये सब को मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग रिलीजन के साथ पॉलिटिक्स ना करें। आप लोग पॉलिटिक्स करना है तो लोगों को के पास जाके काम करें। आपका काम, आपका जो 5 सालों में जो काम किया है आप लोग ने, 5 सालों में जो आप लोग ने लोगों को सर्विस दिया है, वही लोगों ने आपको फिर से, वो लोग डिसाइड करेंगे कि वो आपको वापस लाएं या कोई और नया गवर्नमेंट आएगा। मगर ये पॉलिटिक्स में आप रिलीजन को मत घुसाइए। कल एक जगह मैं प्रोग्राम में था, और ये मैं बोलता हूँ कि मैं हूँ यासिर हैदर, एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ। हमें सिखाया गया है छोटे से
कि अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसकी तरह अगर मेरा कोई अगर हिंदू दोस्त हो, उसको क्या सिखाया गया है? उनको बोलना है जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, या जय माँ सरस्वती, ये सब सिखाया गया है। अगर अगर कहीं हम अभी जहाँ जाते हैं, अभी ये राम को लेके इतना पॉलिटिक्स हो रहा है, तो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि राम भगवान, उन्हें मंदिर में रखिए, उन्हें पूजा करिए, उन्हें आप फूल चढ़ाइए, वो ज़्यादा शोभा देता है, ना उन्हें रास्ते में लाके पॉलिटिक्स ना करे। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि अरे दीवानो ये काम ना करो, अरे दीवानो ये काम ना करो, राम के नाम को बदनाम ना करो, बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं, हम खुद ही दुर्गा पूजा करते हैं, दिवाली काली पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा हमारा ये महीना 16 तारीख को है, हम खुद सरस्वती पूजा में शामिल होते हैं। उसी तरह तो कुछ दिनों के बाद हमारे अप्रैल से रमज़ान का पाक महीना शुरू होगा, तो रमज़ान में हम तरावी का नमाज से लेके रोज़ा रखते हैं, ईद का नमाज भी पढ़ते हैं सब अपने फैमिली के साथ। और ईद के दिन हमारे घर में सब लोग आते हैं, उसमें कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, ईसाई, वो कभी हम लोग नहीं देखते हैं। सबको लेके हम लोग यूनाइटी जो होता है ना, यूनाइटेड इंडिया, हम लोग सबको लेके एक साथ चलते हैं। और यही हमारा देश का, हमारा पश्चिम बंगाल का, हम फ़ख्र से बोल सकते हैं कि हमारे वेस्ट बंगाल में अभी भी ये यूनिटी है कि हम लोग सब रिलीजन को लेके एक साथ चलते हैं। और हमेशा हम बोलते हैं कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इनके, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। इलेक्शंस में आपकी प्रेडिक्शंस? देखिए, मैं बहुत एक छोटा लेवल का इंसान हूँ जो प्रेडिक्शन देने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल आर वेरी नॉलेजेबल, उन्हें पता है। और अभी मीडिया इतने सब जगह जो फैल गया है, इतना मीडिया 10 साल आगे आप बोलिए, लास्ट 10 ईयर्स में इतना मीडिया का जो दबदबा या इतना मीडिया का जो सब जगह आना या दिखाना, ऐसा नहीं था। मगर हाँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ 2021 विल बी अ गुड इलेक्शन। हम सबको फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग इलेक्शन करिए, पॉलिटिकली आप लोग इलेक्शन करिए, मगर किसी के पर्सनल मैटर में ना बोले, किसी का फैमिली को लेके ना बोले, किसी के ज़ाती ज़िंदगी को लेके आप लोग उसको ड्रैग मत करिए। इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन के टाइम में थोड़ा मैं तू होता है, जैसा हम लोग इतने साल देखते आ रहे हैं, वैसे ही रखें। उसको डर्टी मत करें, उसको नास्टी मत करें। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर ऐसा इलेक्शन का माहौल इतना डर्टी और नास्टी हो जाएगा, तो वो एक इम्पैक्ट पूरा भारतवर्ष में, पूरा दुनिया में वो देखने को मिलेगा कि वेस्ट बंगाल में इतना डर्टी और इतना गंदा इलेक्शन का सब जो कमेंट्स बोलते हैं हम लोग, या हम लोग किसी को पर्सनल अटैक करते हैं, वो ना करें। जितना आप लोग नॉर्मल रहें, जितना इंसानियत, जो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंसानियत की तरह हम लोग इंसान के साथ जैसा पेश आते हैं वैसे ही करें। और इंशाल्लाह ताला लेट्स सी, लेट द बेस्ट टीम जो बोलते हैं विन। तो जो भी जीतेगा, हम वही चाहते हैं, जो भी जीते, अभी जो पावर में है जो पार्टी, वो जीते या कोई नया गवर्नमेंट आए। मगर हम एक ही चीज़ चाहते हैं, लोगों का डेवलपमेंट हो, हमारा देश का डेवलपमेंट हो। हमारा जो एडुकेशन इतना लैक करते हैं, एडुकेशन का बहुत बड़ा मसला है। जो चाइल्ड वेलफेयर का जो एडुकेशन हमें हमेशा हम लोग ने ये लैक किया है, तो इसको लेके हमें बहुत ही तवज्जो देना है। और डेवलपमेंट, लोग क्या चाहते हैं, अगर कोई नया गवर्नमेंट आए या हमारा जो तृणमूल कांग्रेस है वो गवर्नमेंट रहे, जो भी गवर्नमेंट रहे, हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। लोगों को एक ही, हम वोट जब देते हैं, एक वोट हमारा बहुत ही कीमती होता है। वो वोट जब हम किसी को देते हैं, तो हम क्या चाहते हैं, डेवलपमेंट और एडुकेशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो वातावरण और अच्छा हो और बेटर हो। अगर हमारे लिए बेटर होगा तो हमारा स्टेट के लिए बेटर होगा, और हमारा स्टेट के लिए बेटर होगा तो हमारा देश के लिए बेटर होगा। तो हम यही चाहते हैं कि इलेक्शन अच्छा से हो एंड लेट द बेस्ट इन विन। यासिर साहब, अभी हाल ही हमारे ऑपोजिशन यानी कि भाजपा के किसी बड़े मंत्री ने ये बात कहा है कि टीएमसी इज नथिंग बट अ ब्रांड फैक्ट्री ऑफ इंडियन नेपोटिज्म। उन्होंने सीधा ये निशाना खींचा है कि नेपोटिज्म का मेन गढ़ टीएमसी हो चुका है। चाहे आप बात करें अभिषेक बैनर्जी की, सोयंदा की, शम्स इकबाल साहब की, फैज़ खान साहब की, या आप अपने बारे में बात कर सकते हैं।
उनका कहना है कि टीएमसी अब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म का एक अड्डा हो चुका है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ऑपोजिशन जो है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब ठंड पड़ती है तो हम लोग देखते हैं बहुत बाहर से, मैंने साइबेरिया से, नॉर्वे से बहुत से बर्ड्स आते हैं। वो 2-3 महीना यहाँ रहते हैं, फिर आके यहाँ से फिर वापस अपने देश चले जाते हैं। वैसे दिल्ली से अभी इलेक्शन के समय दिल्ली से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। हमारे हैदराबाद से जो टोपी पहन के एक भाईजान हैं, वो भी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। तो इतने सालों में तो उन्हें कभी देखा नहीं गया, तो अभी हाल फिलहाल वो शायद आए, 1-2 जन से मिले हमारे डिस्ट्रिक्ट में जाके। तो हम वही उनसे गुजारिश करेंगे कि आप अपना हैदराबाद आगे संभालिए, फिर आप आके बंगाल में देखिएगा। बंगाल में हमारा संभालने के लिए बहुत ही काबिल और बहुत ही हमारी उम्दा नेत्री हैं, उनका नाम है ममता बनर्जी। और वो बहुत ही अच्छे से संभाल रही हैं हमारी पश्चिम बंगाल को, और उन्हें उनके ऊपर आप छोड़ दीजिए और आप अपने हैदराबाद को संभालिए, वही काफ़ी है। और कुछ कुछ लोग जो दिल्ली से बड़े बड़े अभी नेता मंत्री आ रहे हैं, तो वही मैं बोल रहा हूँ, हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमेशा बोला है कि कोई भी गेस्ट अगर बंगाल विजिट करते हैं तो उन्हें हाथ जोड़ के बोलिए वेलकम एंड सी द बंगाल। सो हम लोग उन लोगों को हाथ जोड़ के वेलकम करते हैं। आप लोग आइए, टूरिस्ट की तरह 2-3 दिन घूमिए, पुरुलिया जाइए, किसी के घर में खाना वाना खाइए, उसके बाद फिर बैग पैक करके आप लोग अपना वापस दिल्ली चले जाइए। पश्चिम बंगाल को आप ममता बनर्जी के हाथ में छोड़िए, वही मैं बोलना चाहता हूँ सबके साथ। हमारे कुछ मित्र हैं, आप जानते होंगे हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक इलाका है उल्लूबेरिया कंस्टिट्यूएंसी। हमारे कुछ मित्र वहाँ रहते हैं। ये एक पर्सनल सवाल है। हमारे मित्र ने कहा कि आज उल्लूबेरिया की धरती को जनाब यासिर हैदर जैसा एक एमएलए की ज़रूरत है। वहाँ के लोग आपके इंतज़ाम में हैं, वो चाहते हैं कि आप वहाँ से प्रार्थी बन के आएँ। क्या ये खबर आपके कानों तक भी आई है? जी, ये मैं हंसने का ये कारण है कि ये बहुत ही दिनों से, मैंने इलेक्शन के आगे ही से ये एक र्यूमर बोलूँगा, मैं न्यूज़ नहीं बोलूँगा, र्यूमर बोलूँगा कि ये मार्केट में चल रहा है कि यासिर हैदर उल्लूबेरिया पूर्वों से खड़े हो रहे हैं या वो एमएलए कैंडिडेट वहाँ से हो रहे हैं। मगर मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, मैं यासिर हैदर इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन फर्स्ट, ही इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट फर्स्ट। वो लोगों का सेवा करने के लिए वो मैदान में उतरे हैं। वो लोगों के साथ और लोगों का जो भी तकलीफ़ है, जितना मेरे अंदर कैपेसिटी है, वो दूर करने के लिए निकले हैं। अब वो उल्लूबेरिया के लोगों को मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही मैं उन्हें, जितने भी हमारे उल्लूबेरिया पूर्व के केंद्र के जितने भी हमारे गुरुजन हैं, हमारे बड़े, हमारे साथी, हमारी माँ बहनें जितने भी हैं, उनका इतना प्यार जो अफ़ज़ाया है उन्होंने मेरे ऊपर, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल सोचा। मगर जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि एक इंडिविजुअल बड़ा नहीं होता है, दल सबसे बड़े, जो पार्टी सबसे बड़ा होता है। अगर पार्टी अगर सोचे या कुछ अगर उन लोग को कुछ हाई लेवल का ये बात है, अगर उन लोग को डिसाइड करे, अगर मुझे ये दायित्व देने के लिए उन लोग अगर देना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर, मैं अपना कोशिश 100% नहीं बोल रहा हूँ, मैं 1000% मैं कोशिश करके मैं इंशाल्लाह लोगों का सेवा करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक ह्यूमर है, मुझे खुद नहीं पता। और जब जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, अभी ये एक ही सवाल सब जगह मुझे ये पूरा, आप उल्लूबेरिया से खड़े हो रहे हैं, तो मैं उन लोगों को फिर से एक ही जवाब देता हूँ, ना मैं उल्लूबेरिया से खड़ा हो रहा हूँ, ना मैं वो फलाना जगह से खड़ा हूँ, मैं अपने घर से खड़ा हो रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। वही मैं सब जगह बोलता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर जो पार्टी डिसाइड करेगा वही फाइनल डिसीजन होगा, चाहे वो यासिर हैदर हो या मिस्टर एक्स हो या मिस्टर वाई हो। पार्टी सबसे बड़ा होता है, पार्टी के आगे कोई बड़ा नहीं होता है, ये मैं हमेशा मानता हूँ। सो आई लीव इट टू द पार्टी एंड द हायर ऑथोरिटीज़ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर। और साथ ही साथ ये खबर भी आ रही है कि ऑपोजिशन की कई पार्टियां आपके पीछे पड़े हुए हाथ धोकर वो चाहते हैं कि आप टीएमसी छोड़ के उनकी पार्टी ज्वाइन करें। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये खबर भी आपके कानों तक पहुंची है? क्या इसे भी आप अफवाह कहेंगे? क्या ये 100% सच बात है? देखिए, एक चीज़ है कि देयर इज़ नो थिंग विदाउट अ फायर। कहीं तो कुछ, देयर इज़
लिटिल बिट ऑफ फायर, वहीं से तो चिंगारी निकलता है। तो हाँ, ऐसा तो है कि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि व्हेन वन डोर क्लोजेज मोर 5 डोर्स ओपन। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो वहाँ और 5 दरवाज़ा खुलता है। तो ऐसा, ये मैं अफवाह बोलूँ या र्यूमर बोलूँ, ये गलत है। मगर हाँ, अगर आप ऑफर्स आ रही हैं? ऑफर्स तो आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, ऑफर्स आ रही है। क्योंकि फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करूँ या कहीं से भी ऑफर आए, मगर मैं सबसे आगे इंसान का लिए बना हूँ और इंसान के लिए काम करना चाहता हूँ। तो जहाँ मुझे अगर मौका मिले कि डेवलपमेंट करने का, या मुझे मौका मिले इंसान का सोशल सर्विस करने का, या उनके लिए काम करने का, तो आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। और एक चीज़ मुझे अभी मैं बोलना चाहता हूँ, जब मैं मेडिका हॉस्पिटल में था, 19 दिन हॉस्पिटल में था, 3 दिन आईसीयू में था, तभी तृणमूल यूथ कांग्रेस का ये जो आपका कमेटी बना, तो उसमें मेरा नाम उन्होंने नहीं दिया, उसमें मेरा नाम एग्जिट हो गया था। तो आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा नाम एग्जिट होने का क्या कारण था। मैंने क्या पॉलिटिकली कुछ आज तक मैंने किया है, या कुछ ना मेरे सर में या मेरे नाम के ऊपर ना कोई आज तक ना कोई स्कैम है, ना कोई आपका कोई र्यूमर है, ना कोई आपका जितना भी सब जो इलीगल जो काम वाम होता है उसमें कुछ है या क्या। अभी तक मुझे पार्टी ने रीज़न नहीं बताया है कि मुझे जो यूथ तृणमूल कांग्रेस से जो एग्ज़िट किया गया मेरा नाम, वो रीज़न क्या है। अब देखिए, पर्सनल लाइफ में सभी का कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होता रहता है, वो मेरा पर्सनल है। और पार्टी के लिए मैं लास्ट 6-6.5 साल से मैं अपना 100% दिया हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे जाने को बोला है खुद से मैं गया हूँ लोगों के पास, कि पार्टी का फाउंडेशन और भी स्ट्रांग हो। क्योंकि वी आर 42% ऑफ द यूथ इज़ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, और जितना यूथ स्ट्रांग होगा हमारा देश और भी तरक्की होगा और भी आगे जाएगा। तो डेफिनेटली एक तो सवाल हमेशा से रहा है कि why did my name was not in the list of तृणमूल यूथ कांग्रेस का लिस्ट से। तो मगर तब भी अगेन मैं बोल रहा हूँ कि बाईगॉन्स आर बाईगॉन्स, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ बेहतर मेरे लिए अल्लाह ताला ने सोचा है, और वही सबसे बड़ा हमारा जो बोलते हैं ना पाथ फाइंडर, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा ज़रिया है। और अल्लाह के ऊपर मैं हमेशा से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि अभी भी जो भी हूँ मैं अल्लाह ताला के लिए हूँ। अपना फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले, उन लोगों का बहुत दुआ रहा है कि मैं फिर से वापस आया हूँ आप लोग के बीच में। और सही बात है कि ऑफर्स तो बहुत आ रहे हैं हमारे पास, मगर फिर से बोल रहा हूँ, एक दरवाज़ा अगर बंद होता है तो 5 दरवाज़ा खुलता है। तो देखिए, इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ न्यूज़ आप लोगों के पास भी ज़रूर आएगा जल्दी। तो आपके कहने का मतलब है कि हम उम्मीद में रहें कि इस साल हमें यासिर हैदर 2.0 देखने को मिलेगा। मैं एक पोस्ट किया था फेसबुक में कि 2018 forget it, 2019 not my year, 2020 was worse, but 2021 will be यासिर हैदर्स ईयर इंशाल्लाह ताला। इसी बात पे बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकालते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हम एंटरटेनमेंट जो नया एक पोर्टल न्यूज़ चैनल भी है, एंटरटेनमेंट भी है। मतलब जैसा बोलते हैं कि एक घर में हर विंडोज़ है, तो वैसे ही हम फाउंडेशन है, हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगा। वो लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और हम फाउंडेशन के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी एसोसिएटेड पार्टनर्स हैं, हम सबको बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, और बेस्ट विशेस टू देम एंड देयर एंटायर टीम कि उन लोग और अच्छा करे और उम्दा काम करे, और उन लोग को बहुत ज़्यादा सक्सेस। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग हम फाउंडेशन और हम एंटरटेनमेंट जो चैनल है उसमें आप लोग थम्स अप करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।